नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक न्यूली लिस्टेड कंपनी को लेकर, जिसकी शायद जून में लिस्टिंग हुई थी। स्टैनली नाम है कंपनी का और लग्जरी फर्नीचर्स आइटम पे कंपनी कामकाज करती है, चाहे उसकी डिजाइनिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और उसकी सारे के सारे कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें। तो आज ऐसी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जो न्यू लिस्टेड था, न्यू लिस्टिंग की प्रॉफिट क्या बनी और आज के टाइम में हम आपके चार्ट को आकलन करते हैं स्टार्टिंग से, जहां पे चार्ट में देखने को ये मिलती है जो स्टॉक फिलहाल कुछ दिनों से गिरती नजर आती है। तो गिरने का कारण क्या है, इसके प्रति भी देखेंगे आखिर क्या कहती है इसके गिरने के पीछे की कुछ वजह को। तो यहाँ पे देखने को मिलती है जो इसकी जिस हिसाब से चार्ट में डेवलपमेंट हुआ या गिरावट हुई, उस हिसाब से वॉल्यूम में नहीं है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा है। मतलब ये समझ में आती है कि यहाँ पे जिनके पास स्टॉक है वो वहां पे इंटरेस्टेड नहीं है बेचने के लिए, खरीदने के लिए। अर्थात मुख्य बात यह है जो मार्केट में उस लेवल पर डिमांड नहीं बनी और जो पुराने एग्जिस्टिंग्स बैठे हैं वो उस लेवल पे बेचना चाहते नहीं। चलिए आज के स्टॉक लर्निंग में इसी पार्ट को जानेंगे, कंपनी को लेकर के जानेंगे आखिर क्या कहती है स्टॉक को लेकर के, क्या पोटेंशियल बनी है, क्या लगातार इस स्टॉक आने वाले समय को लेकर के क्या जंप कर सकती है। तो कंपनी का यदि बुक वैल्यू देखें तो फिलहाल बुक वैल्यू नहीं आता, क्योंकि कंपनी न्यूली लिस्टिंग है और इंटरेस्टिक वैल्यू भी नहीं दिखता यहाँ के ऊपर। लेकिन भीड़ यही दिखती है स्टॉक की। यदि इंटरेस्टेड की बात करूं तो भीड़ दिखती है वो करीब करीब 100 गुने की भीड़ है। किसके लेवल पे? अर्निंग के लेवल पे। अर्निंग करता है 5 रुपये 80 पैसे का और इसके पीछे भीड़ है 100 गुने की भीड़ हुई, जिसमें करंट प्राइस बनती है 506 का। अब यहाँ भीड़ के कारण क्या हो सकते हैं? भीड़ के कारण ये हो सकते हैं ना, मार्केट इसको डेवलपमेंट देखना चाहता है। मार्केट इसको लगता है कि हाँ अगली वाले आने वाले 2 4 साल 5 सालों में इनकी ग्रोथ लेवल कई गुना बढ़ सकती है। कंपनी पुरानी नहीं है, कंपनी 2007 में बनी थी। स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड डिजाइन इन द मैन्युफैक्चर इन द सुपर प्रीमियम्स लग्जरी एंड द अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर्स एंड द सेल इट द थ्रू इट्स ब्रांड स्टैनली, जो उसका ब्रांड ही है स्टैनली नाम से, जो कि फर्नीचर्स में कामकाज करती है। अब इसके बाद देखें कंपनी को लेकर के, तो पहला फैक्टर होती है कि क्या कंपनी में बोरोइंग्स का क्या इश्यूज है, क्या ज्यादा तो नहीं रखा है। और सेल्स के बेसिस पे हमें ये जानना जरूरी है कि इनकी डेटर्स क्या कहती है और डेटर्स का रेशियो क्या कहता है। साथ में ये भी देखें जो उस रेशियोज के बेसिस पे यहाँ पे उधार सेल्स के बेसिस पे कितने की उगाही है और उसमें से कितने के डिफरेंस जानेंगे। जहां पे इसके इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों को कंपेरेटिव करके देखा जाए तो ये कहती है कि ये तो काफी बढ़ गया है, करीब 3 टाइम्स बढ़ गया है। और ये तीन 3 गुने बढ़ चुकी है प्राइस, तो प्राइस को क्या करना है, ओवर वेटेज हो चुका है। क्या ये और नीचे आएगा? तो दोस्तों इसके लिए हमें वॉल्यूम पे ही ध्यान देना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या रिएक्शंस करता है, क्योंकि मार्केट में इसकी वॉल्यूम कहती है नंबर ऑफ शेयर 5 करोड़ 70 लाख का और मार्केट कैप भी करीब करीब ज्यादा है, इसलिए मार्केट को कैप्चर करना तो बड़ा मुश्किल नजर आते हैं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कोई भी एडवाइजरी शेयर करने वाले नहीं है, कंप्लीट स्टडी की बात करने वाले हैं आखिर इस स्टॉक को लेकर के क्या कहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो न्यूली लिस्टेड आईपीओ था, आईपीओ में क्या देखने को मिला। कंपनी जब आईपीओ लेके आई थी तो आईपीओ का प्राइस इसका था 370 रुपए के आसपास। प्राइस बैंड रखा गया था इनका ये 351 से लेकर के 369 का। और इसमें देखने को ये मिला उन्होंने कितने करीब करीब 500 करोड़ के आसपास की फंड को मांगा था मार्केट से। और मार्केट से फंड मांगने के बाद लिस्टिंग जो गेन हुआ करीब 34% की गेन हुआ, क्योंकि मार्केट में जब लिस्टिंग हुई तो लिस्टिंग होती है 494 और एक सप्ताह की टाइम होता है, एक सप्ताह में अच्छी खासी पैसे बन जाते हैं। 25 से स्टार्ट हुआ था, 3 दिन के अंदर इसका लिस्टिंग हो जाता है और लिस्टिंग गेन इतना निकल के आ जाता है। आज के टाइम में देखा जाए यदि इस प्राइस के बेसिस पे जिसका नाम है आईपीओ प्राइस, उसमें से 37% की अभी भी जंप है जिनके पास आज भी पोर्टफोलियो में है। लेकिन लेकिन क्या बात है, लेकिन ये बात है यदि उन्होंने मार्केट में
मार्केट से खरीदा तो मार्केट से खरीदने के बाद पिछले 5 दिनों में भी 3-4% की गिरावट थी। एक महीने में अपने इन्वेस्टर को करीब 12% के नुकसान दे चुका है, और पिछले 6 महीने मतलब 3-4 महीने की बात करो तो 7% का नॉमिनल सा जंप किया हुआ है स्टॉक। अब रिएक्शंस क्या कहता है, क्योंकि रिएक्शंस का ट्रेंड ऐसा कहता है कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करती ना डिक्रीज करती है, वॉल्यूम सेम एज द एवरेज के आसपास है, लेकिन प्राइस डाउन जाती है। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्टर्स को लेकर, क्योंकि ओवर ये ओवर वेटेज हुआ। आइए जानते हैं पीयर्स को लेकर के। पीयर्स में जहाँ सीडीएसएल और रतन इंडिया ऐसे कंपनी को लिस्ट आउट किया गया है, तो मुझे लगता है इससे कंपेयर करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि इसके बेसिस पे ये कहता है, क्योंकि ये मिसलेनियस आइटम के अंदर इसको रखा गया। लेकिन इसको यदि हम एनएससी के बेसिस पे देखें तो एनएससी कहती है इसको कंज्यूमरेबल वाले आइटम में देखा गया, जिसको कहती हैं कि यहाँ पे जो कंपनी है उसमें नाम निकल के आती है होनासास कंज्यूमर हैं, बजाज कंज्यूमर्स हैं, एच एस किलर्स करके है, स्टैनली लाइफ स्टाइल है, जो कि लग्जरी और इस तरह के आइटम में डील करती है। चाहे वो बाकी सारे डील करती है, वो किसी एक प्रोडक्ट में डील करती है, जहाँ पे रिवेन्यू के बेसिस पे यहाँ पे कुछ आकलन करता है, और ये आकलन मिसलेनियस के अंदर करती नजर आई है। इसीलिए जो स्टॉक का जो इंडस्ट्रियल के पी की बात करते हैं, वो मैं कई बार कुछ एग्री नहीं होता हूँ कि आखिर उस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है कि नहीं करती है, या कुछ पार्ट ही करती है, इसको भी जानना जरूरी होता है। आते हैं मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की तरफ, जहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जून में इसके परफॉर्मेंस में 10% करीब करीब 15% से ज्यादा के क्या हुआ, गिरावट देखने को मिला है। जब 15% के आसपास गिरावट देखने को मिला है, इसमें क्यू और क्यू के हिसाब से, लेकिन वाई वाई के हिसाब से देखेंगे तो कहती है नियरली 6% के आसपास की जंप देखने को मिली थी, 5.5-6% के आसपास इंक्रीज मिली है। इतना ही नहीं, यदि इसको कुछ और आकलन करके देखें, नेट प्रॉफिट के आकलन करके देखें, तो इसके बारे में कहती है नियरली नियरली देखा जाए तो निकल के आती है करीब करीब 3 करोड़ 80 लाख का, क्योंकि पिछले पीरियड में अच्छी खासी प्रॉफिट था। इससे पहले भी अच्छी खासी प्रॉफिट था इनके पास, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इनका डगमगाता हुआ नजर आता है, चाहे आप इसको आकलन करके देखें। अब 3 करोड़ 50 लाख से 3 करोड़ 80 लाख पे जाती है, तो कितने की 30 लाख की प्रॉफिट ही तो बुक कर रही है। और 30 लाख की प्रॉफिट बुक के लिए सेल्स कितने का था, सेल्स देखा जाए तो करीब 5% बढ़ा था, और इसके हिसाब से यदि 5% बढ़ागा तो कितना होता है 15, मतलब यहाँ पे 10% के आसपास की इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। 35 लाख के आसपास का 30 लाख के आसपास बढ़ी है। आइए सिलसिले को आगे करते हुए ईयरली बेसिस पे चलते हैं, और ईयरली बेसिस की डेटा ये कहती है इसको लेकर के, जहाँ पे सेल्स में क्या हुई है, सेल्स ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से क्या किया है, लगातार चलती नजर आती है और लगातार बढ़ी है। जब लगातार बढ़ी तो प्रॉफिट ही बढ़ी है, कहती है अब इसलिए बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ी नहीं, बढ़ना चाहिए था पर बढ़ी नहीं। अब इसके पीछे कुछ और कारण, तो चलिए जानते हैं इसको लेकर भी। आते हैं इस प्रॉफिट पार्ट को लेकर के जानेंगे, इसका क्या है, रिस्क क्या है, और इस रिस्क का मतलब ये है कि उसमें उधार सेल्स कितने का था उगाही करके जनरेट करके, और उसके बेसिस पे रिस्क कितने दिन की बनती है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के सबसे पहली पार्ट को तरफ देखें तो वो है बोरोइंग्स की पार्ट। बोरोइंग्स में लगातार कंपनी ने अपने आप को इंक्रीज किया है, मतलब जो 151 करोड़ था वहां पे करीब करीब 53 करोड़ का लोन इन्होंने और इंक्रीज बढ़ाया, अपनी लायबिलिटी को बढ़ाती नजर आई। अब सवाल उठता है ये जो पैसा लिया मार्केट बैंक से, ये पैसा का यूटिलाइजेशन क्या, यूटिलाइजेशन की तरफ देखें तो ये निकल के आती है इनके पास थोड़ा सा यूटिलाइजेशन करीब करीब 42 करोड़ का फिक्स एसेट्स तो जनरेट कर लेती है। जब फिक्स एसेट्स जनरेट करती है तो रेस्ट पैसा कहाँ गया, तो कहती है रेस्ट पैसा तो उनके वर्किंग में लगा हुआ है और इन्वेस्टमेंट का कोई पार्ट नहीं। मार्केट में कुछ ना कुछ उधार तो होगा, उधार की बात करें तो कहती है 26 करोड़ के आसपास की मार्केट में इनके उधार पड़े हुए हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है जो 26 करोड़ का रिस्क कितने दिन के लिए बनता है, उस रिस्क के लिए सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वहां पे क्या होती है,
इनकी डिक्रीज कर जाती है। मैं डिक्रीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नंबर तो आप देख रहे हैं हायर है, क्योंकि पिछले पीरियड से। डिक्रीज का मतलब यहाँ पे ये है जो इनको रिकवरी करना चाहिए था 14 दिन से पहले, तो वहां पे रिकवरी उन्होंने 22 दिन में किया, 3 सप्ताह में किया है। ये पार्ट्स था। और इसके पार्ट के साथ साथ यदि बैलेंस शीट की फिगर को जो 26 करोड़ के आसपास की वैल्यू है उसको 26 करोड़ से प्रॉफिट के आंकलन करके देखें, तो 26 करोड़ को माइनस करके देखें तो केवल 3 करोड़ पैसा ही इन्होंने उस प्रॉफिट पार्ट का जमा किया हुआ है। अर्थात 26 करोड़ अपनी प्रोडक्ट सेल्स प्लस प्रॉफिट दोनों मार्केट में अभी भी इनके पड़े हुए हैं, और इसमें से कोई भी ऐसा डगमगाता है तो उनके पीछे क्या हो सकती है, थोड़ी सी कमियां निकल के आ सकती है। अब आते हैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा बेसिस में सेल्स को लेकर के, तो पिछले 3 सालों में सेल्स की आंकलन कैसी है, करीब 30% की जंप होती है। प्रॉफिट की जंप की बात करते करीब 173% की इंक्रीज होती है, और स्टॉक प्राइस सीजीआर की कोई बात नहीं करते क्योंकि 6 महीने से पहले की ही डेटा निकल के आती है। रिटर्न इक्विटी भी थोड़ी सी नॉमिनल वैल्यू के आसपास ही रही है। अब सवाल उठता है क्या इनके स्टॉक में जो लगातार डिमांडेबल थी वहां पे क्या हुआ। तो पिछले 1 महीने के हम चार्ट के आंकलन करके देखते हैं, जहां पे वॉल्यूम आई थी मार्केट में बड़ी लंबी, अर्थात समझ में आई जो कोई वॉल्यूम आई, उस वॉल्यूम के बाद मार्केट में ट्रेडिंग का प्रेशर भी बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने के बाद दोबारा मार्केट क्या हुआ, साइलेंट हो गया। दोबारा क्या होती है, साइलेंट हो जाती है, मतलब जो रेगुलर ट्रेडिंग है वही देखने को मिला, कोई भी बड़ी डील देखने को नजर नहीं है, जिसकी बेसिस पे मार्केट में उछाल और उछल कूद करती नजर आए। आइए जानते हैं अगले कदम की तरफ, जहां पे ये भी देखा जा सकता है स्टॉक को लेकर के, कंपनी को लेकर के बड़ा अच्छा इनकी वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन है, जाकि खास के फर्नीचर में लग्जरी फर्नीचर की बात करती है। और फिलहाल सेंटिमेंटल एक निकल के आती है। सेंटिमेंटल ये थी स्टॉक को लेकर के, इनके पास एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर मिला है तो ऑर्डर के पीछे जानते हैं आखिर क्या कहती है इसकी ऑर्डर के पीछे की अपडेट्स को लेकर। इससे पहले 14 तारीख को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, अर्निंग को लेकर कहा था, जो कि जून का डेटा अपडेट हुआ था। जून का डेटा हमने देखा था, इसका करेक्टली देखा था। अब सेंटिमेंटल में जो अपडेट हुआ लास्ट टू लास्ट, इनके पास एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर क्या मिला है, इसी चीज को लेकर के स्टैनली के पास एक ऑर्डर मिला। कहाँ से ऑर्डर मिला, कहती है हमारे पास एक बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑर्डर मिलता है। कितने का ऑर्डर मिलता है, फर्नीचर सप्लाई को लेकर के, लग्जरी फर्नीचर को लेकर के 2 करोड़ 27 लाख का इंक्लूडिंग जीएसटी इनके पास एक ऑर्डर मिला है। 3 महीने की टाइम फ्रेम है, और ये ऑर्डर में क्या होगा, इनके पास मिलेगा शायद लग्जरी आइटम्स को लेकर के, ये सप्लाई करेंगे जो वहां पे रिक्वायर्ड होगी। तो इनके लिए सेंटिमेंटल ये बना। आज मार्केट में इसके ऊपर लीजिए अपडेट आया था, इस अपडेट के बाद मार्केट क्या होगी ये देखने वाली बात हुई, क्या मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज करती है या नहीं करती। आज के ट्रेडिंग में देखने को मिला कि वॉल्यूम इसमें क्या था, थोड़ा सा गिरा हुआ देखने को मिली थी, मतलब स्टॉक की प्राइस गिरी थी लेकिन वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को ना, वॉल्यूम एज द सेम रहा था, जो कि नो एक एवरेज वॉल्यूम के आसपास रहती है। आइए अगले कदम की तरफ जानते हैं इसको लेकर के, जो आखिर इस कंपनी को लेकर के और क्या अपडेट है, और इस अपडेट की तरफ देखते हैं इन्वेस्टर को लेकर के। इन्वेस्टर पार्ट में कंपनी के पास पहला एक ही डेटा है, जून तक का डेटा है, उसमें कंपनी ने 56% के आसपास, 57% तो खुद की होल्डिंग बताती है प्रमोटर की, और 43% होल्डिंग आम पब्लिक के लिए कहती है। इन दोनों में आपस में तालमेल की बात क्या कहती है, तो देखने को मिलती है यहाँ पे एफआई की तादाद, डीआई सबसे ज्यादा इस स्टॉक को लेकर के है, करीब 22% से ज्यादा के स्टॉक में अपनी पोजीशंस में है, चाहे उसमें ओमन इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड सबसे ज्यादा 14% की होल्डिंग लेकर चलती है। पब्लिक के पास 18% की होल्डिंग है, और यहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे दो को छोड़ के करीब करीब 1,31,000, मैं कहता हूँ 1,31,000 ही लोग होंगे, 1,30,000 यहाँ पे शेयर होल्डर थे उस टाइम फ्रेम के अंदर, जो 30 जून का डेटा अपडेट निकल के आया था। फिलहाल हम इसकी सेंटिमेंटल की तरफ देखें तो कुछ बल्क ट्रेड भी देखने को मिला था 8 जुलाई के अंदर, जहाँ पे
8 जुलाई को हमने चार्ट बेसिस पे देखा कि मार्केट में क्या हुआ, एक लंबी सी ट्रेड लिया जाता है जिसका नाम होता है ग्रेविटन। ये हमेशा ट्रेड लेता है, हमेशा ही ट्रेड लेता है। उनको जब भी लगता है कि 1 रुपये 2 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है तो एक बड़ी सी बाय और सेल का कॉल उठाते हैं और डालते हैं। इसके बाद कुछ बल्क ट्रेड की बात तो ऐसा कुछ देखने को नजर नहीं है। सेट की बात तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से मार्केट से देखा गया, निपॉन्स लाइफ की तरफ से देखा गया इस कंपनी को लेकर के। ये कुछ अपडेट था इसको लेकर के, इस कंपनी को लेकर के जिसका नाम था स्टैनली लाइफ स्टाइल। अब सवाल उठता है ये क्या स्टॉक यहाँ से सस्टेन कर पाएगी। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे फिलहाल जो इनकी मार्केट की जो पकड़ है वो ये कहता है कि लग्जरी आइटम्स हैं और फर्नीचर्स के आइटम है जो कि मार्केट की डिमांड हमेशा होती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तो कहती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट में इसकी प्राइस जो बढ़ी है उसके पीछे जो कारण होगा वो होगा हाई वैल्यू पे फिलहाल अभी किसमें आईपीओ में पैसा लाना, आईपीओ की पैसा को फिलहाल यूटिलाइजेशन ना होना, इसी वजह से मार्केट थोड़ा सा अभी साइडवेज चलती नजर आई है और साइडवेज के बाद मार्केट सुधरती नजर आ सकती है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस। क्योंकि इसकी मॉडल अच्छी लग रही है तो फिर मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस करने लायक हो सकती है। स्टेनली जो कि फर्नीचर इंडस्ट्रीज के बड़े उद्योग के अंदर निकल के आई है रिसेंटली लिस्टेड कंपनी के तौर पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।